हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत फिर अपनी पढ़ाई से कर मैं आकाश कुमार का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है, पॉलिटिकल साइंस हम लोग देख रहे हैं। पहला चैप्टर चल रहा है सत्ता की साझेदारी। हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल को पढ़ रहे थे। क्लियर है? तो कल हम लोग कार्यपालिका को पढ़ चुके थे, सॉरी, लोकतंत्र को समझने का प्रयास कर रहे थे। हमने श्रीलंका और बेल्जियम की घटनाओं को देखने का प्रयास किया कि दो देशों में किस तरह की जो असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी, तो दोनों देशों ने किस विधि से निपटाया। बेल्जियम ज्यादा अच्छा रहा कि श्रीलंका? तो पहले हमने उनकी भौगोलिक जो स्ट्रक्चर था वो देखने का प्रयास। क्लियर है? आखिर में है क्या, किस प्रकार है ये? ठीक, हमने देख लिया। इसमें आगे बढ़े। हमने श्रीलंका और बेल्जियम के विषय में पढ़ा। श्रीलंका में क्या स्थिति है, बेल्जियम में कितना है, कौन से लोग आपका फ्रेंच बोलते हैं, डेनिश बोलते हैं। क्लियर है? कौन से लोग जो आपका क्रिश्चियन है, जो आपका जर्मन भाषा बोलते हैं, फ्लेमिश वाले कौन हैं। ठीक है, ये सारी चीजों, डच और जो आपके डच बोलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, उन सब का हिस्सा कितना है, इन सब चीजों को हमने यहाँ गौर करके देखा। और ये बेल्जियम है और उसका क्षेत्र के अनुसार हमने बेल्जियम को देख लिया कि भाई कितना एरिया उसका कवर ऑफ है पॉपुलेशन में, कहाँ कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, ये सब हमने दिखाने का प्रयास किया। कौन कौन से सेक्टर उसको कहाँ कहाँ पर है, इतना हमने देख लिया। तो उसके बाद आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा हमने इसमें ये देखा। क्लियर है? उनकी इच्छाओं को, उनकी चीज। चलिए देख लिया। थोड़ा सा आगे बढ़िए आप इसमें और देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को आप पढ़ेंगे। तो श्रीलंका है, इसमें बहुसंख्यकवाद। 1948 में श्रीलंका एवं स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिति को हमने पढ़ा। क्लियर है? ये सब चीजों को हम लोग देख आगे बढ़े। तो देख लिया, या तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? बेल्जियम की समझदारी को देखिए थोड़ा। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतराव और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। 1719 में और 1793 के बीच उन्होंने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का आसारा न होना पड़े, सभी को मिलजुल कर संकेत मिले। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत सी कल्पनाशील है तथा कोई भी देश में ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल में विशेष जानकारी के लिए बॉक्स में देखें, कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंचीसी भाषा के मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, चाहे पॉपुलेशन किसी की कम हो या ज्यादा। लेकिन डच और जो फ्रेंसीसी लैंग्वेज है, वो आपके खास करके जो फ्रेंच भाषा को मानते हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं, उन लोगों में अगर गवर्नमेंट कब स्टेब्लिश होती है, दोनों की संख्या को इक्वल रखा जाए। कुछ विशेष कानून तभी बना सकते हैं जब दोनों भाषी मतलब फ्रेंच और डच वाले भाषी समूह के संसद में बहुमत उनके पक्ष में। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लिए लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द करती हैं, यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और दोनों समुदाय समान प्रतिनिधित्व। फ्रेंच भाषी लोग ब्रसेल्स के समान प्रतिनिधि प्रभाव को स्वीकार है। डच भाषा में केंद्रीय सरकार की बराबरी का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा ही किया जाता है और उनके द्वारा ही स्वीकृत रहता है। बेल्जियम में एक बस्ती का पता कीजिए, फोटोग्राफ में अंकित है। गौर कीजिए, स्थान का नाम और दिशा की जानकारी दोनों भाषा फ्रेंच में दी गई है। भला है कि कोई भी समाधान हुआ है।
मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातें कहता है कि जिस समुदाय में कितने मंत्री होंगे, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ऐसी भाषा बोलने वाले लोग करते हैं जिसमें फ्रेंच, डच फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहते हैं कि वे जहां भी रहें वहां समुदाय सरकार को चुने। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मामलों पर भी फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है और बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इस मुल्क में ग्रस्त आकांक्षाओं को विराम लगाया है, वरना गृह स्थिति के बारे में बेल्जियम भाषा का आधार पर दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। जब अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का यूरोपीय संघ बनाने का बेल्जियम और श्रीलंका, इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती? अभी हमने बेल्जियम को देखा और श्रीलंका देखा, इन दोनों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक है, यानी कि डेमोक्रेटिक है, फिर भी सत्ता की साझेदारी का सवाल है, उन्हें अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं ने लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता की संभव है। एहसास चलते दोनों पक्षों ने सत्ता की साझेदारी करने का काम किया कि दोनों की भावना, फीलिंग है, दोनों को बराबर सेपरेशन। श्रीलंका में ठीक उल्टा हुआ। यह रास्ता अपनाया, इन्हें पता चला कि बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी ना दे बराबर लेने का फैसला करता है। वो अपने हिसाब से कानून बनाते हैं। सिंगोली को ही पहले आपका मॉडल मिलेगा, सिंगोली को नौकरी मिलेगी, जो भी आरक्षण मिलेगा, ये प्राथमिकता दी गई, तो उससे देश की एकता में संकट में पड़ सकता है या पड़ गया। ऐसी ही कहानी तो आप देखी भाई, तभी तो संकट आया। देख लिया। अब क्या कह रहे हैं? बाई तरफ अंकित कार्टून जर्मनी के एक रहस्यमय का संकेत देता है। वह क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों के बीच गठबंधन की सरकार है। कैसी है? इन दोनों के बीच गठबंधन की सरकार है। डेमोक्रेट पार्टी और सोशल डेमोक्रेट पार्टी के बीच, दोनों की एक बड़ी पार्टियों के बीच गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, यानी सन 2005 के चुनाव में दोनों में से किसी भूते सरकार ने बनने के लायक बहुमत मिला, इसलिए गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों विभिन्न नीतिगत मामलों में अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहां मिलकर सरकार चलाते हैं। कैसे लेते हैं? नीतिगत फैसले लेते हैं, मिलकर सरकार चलाते हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यक आतंक में सिर्फ अल्पसंख्यकों की ही परेशानी पैदा नहीं करती, अगर बहुसंख्यक के लिए बर्बादी का कारण हो जाए। ऐसा है, अगर बर्बादी का कारण है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी थी? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी थी? ये लाइन हमने बाद में पढ़नी थी, कोई बात नहीं, यहाँ तक पढ़ लिया। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी थी? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जाते हैं। दो तर्क दिए जाते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूह के बीच आदेश कम हो जाते हैं। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है, इसलिए सत्ता में हिंसा देना राजनीतिक व्यवस्था के ही दायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छाओं को बाकी पर थोपा नहीं जा सकता। वह तत्कालिक तौर पर लाभान्वित सरकार को ही
लगा सकते हैं। आगे चलकर देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं कर सकता, अक्सर बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी का कारण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ जाएं। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ठीक है के पक्ष में एक बात और कही जाती है। वह यह बात कही जा सकती है गहरी है कि सत्ता की साझेदारी का दरअसल लोकतंत्र में आत्मा, और लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि लोग इसकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच में सत्ता के बंटवारे लोगों को इसी ढर्रे पर हैं। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से ही समूह की व्यवस्था को समान जुड़ाव हो सके। क्लियर है? इन दोनों तर्क में से एक का युक्ति परक और दूसरों को नैतिक तर्क कहा जा सकता है। युक्ति परक समझदारी तर्क लाभकर परिणामों पर जोड़ते हैं, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे और अभूतपूर्व चीजों पर हम इनको देखते हैं तो बात कर सकते हैं क्या जरूरत है, क्या चीजें। अब देखिए, एंटे बेल्जियम के उत्तरी इलाके में एक डच माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने के कारण स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में हो। डेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक स्कूल में पढ़ता है और उसमें बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं। माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहिए। कौन सी सरकार अनियमित और स्लेवी के माता पिता की इच्छा पूरा कर सकती है? इसमें सफलता मिलने की संभावना अधिक कहाँ है? ऑब्वियस बात है कि सबसे ज्यादा बेल्जियम में सफलता मिलने की चीजें हैं। एक शब्द है युक्ति परक। लाभ हानि की सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर यह फैसला लेना कि पूरी तरह से नैतिकता के आधार पर हो तो हम युक्ति परक चीजों के अंतर्गत रखते हैं, देखा जाता है। ये हमने इसमें देख लिया, तो जानने का प्रयास किया भाई क्या कुछ तरीके की चीजें हैं। आइए इसको हम देखते हैं फटाफट, चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। हमारी जिनमें ऐसी व्यवस्था थी जहां संविधान की बात करने स्पष्ट उल्लेख है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा इस तरीके से हो रखा है कि आप इनको, बेल्जियम तो काम कर रहा है, श्रीलंका नहीं हुआ है। सरकारों के बीच नीचे के स्तर पर सरकार के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायत की ऐसे इलाके में कुछ और सरकार के बीच में सत्ता के बंटवारे का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जा सकता है। अब अगले अध्याय में इस पर विस्तार से आपकी चर्चा करेंगे और उसको देखें। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषा और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की इस सरकार व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। उस देश के संविधान में और कानूनों में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने प्रचलन आरक्षित चुनाव के बारे व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझे। अल्पसंख्यक समुदाय भी इस तरीके में सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जा सकती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने की और अलग अलग तरीके पर इकाई की चर्चा की गई है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह, आंदोलन के द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके का लक्ष्य है। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प रहना जरूरी है। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकल्प विभिन्न पार्टी के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टी सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है और पार्टियों का यही आपसी प्रतिद्वंद्विता इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक ऐसे समूह और व्यक्ति के हाथ में है जहां बड़ी समय अवधि पर गौर करके पाएंगे कि आपका सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह की पार्टियों में आती जाती रहे। सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है
कि दो पार्टियों को मिलकर चुनाव लड़ाती हैं, सरकार का गठन, लोकतंत्र की व्यापारिक उद्योग, किसान उद्योग जैसे संगठन हित समूह को सक्रिय देखते हैं और इसमें समितियों की भागीदारी या नैतिकता के आधार पर इन पे दबाव डालते हैं और सत्ता समूह में भी आपका भागीदारी। तो भागीदारी के मायने अलग अलग क्या है, इन सबकी शासन। आगे बढ़े, देखिए इतना। तो अगर आप देखोगे इस तरह से सत्ता का बंटवारा भी कर सकते हैं और इकाई थर्ड में हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर भी गौर करेंगे। ये कैसी राजनीतिक प्रणाली है, क्या इनकी स्थिति, कहाँ पर इन पर गौर किया जाना है, के विषय में भी हम लोग खास करके आप देखेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ कैसे इसमें रहा है। क्लियर है? चलिए, तो बेसिकली चैप्टर पूरा हमारा समाप्त हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे के? कीजिए एक बार। देख लिया आप लोगों ने? तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हमारा पूरा जो आपका चैप्टर है वो आपका समाप्त हो चुका है। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा कि सत्ता का बंटवारे का मतलब क्या है। बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सत्ता का बंटवारे का मीनिंग एक्चुअल में क्या। क्लियर है? तो इतना आप लोग इतना आप लोग बात कर चुके थे। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी मेरे प्यारे बच्चे की? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर जाकर इसको रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।